नमस्कार मित्रों, आज जिस विषय को लेकर हम लोग आपस में एक दूसरे से संबोधित हैं, वो विषय बिल्कुल लीक से हटके है। लीक से हटके है इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बात कि आप मुझे बताइए, आप सोचकर बताइए, क्योंकि ये बातों पर मैंने इन प्रश्नों पर सोचा। जब मेरे सामने किसी ने ये प्रश्न रखे तो मैं स्वयं जल्दी में निर्णय नहीं ले पाया। लेकिन आप ही सोचिए कि कौन सा ऐसा भारतीय लेखक है जिसने 3 अलग-अलग नामों से रचनाएं लिखी, 3 अलग-अलग नामों से, और तीनों का आपस में कोई संबंध दूर का भी नहीं है। तीनों नामों का एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ना असंभव है। और ये कौन सा ऐसा लेखक है जो पहले अपने नोट्स, अपनी कृति के लिए, अपनी कहानी के लिए, अपनी उपन्यास के लिए अपने संक्षिप्त पहले नोट्स तैयार करता था। नोट्स तैयार करता था अंग्रेज़ी भाषा में, क्योंकि उसको ज़रा लगता था कि ये सुलभ है, मेरे लिए आसान है। लेकिन जब लेखन की दुनिया में प्रवेश करता था, जब उसे कागज़ पर कलम से कागज़ पर उतारता था, प्रक्रिया जब उसकी शुरू होती थी लेखन की, सृजन की, तो उस वक्त उसके सामने 2 ही ऑप्शन होती थी, या हिंदी या उर्दू। और दोनों भाषाओं पर समान रूप से अधिकार उस शख्स का था, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ उर्दू में लिखी गई है उसको हिंदी में किसी और से अनुवाद कराया गया हो, ऐसा कुछ नहीं मिलता। और तीसरी बात मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा लेखक है, ये भी एक बड़ा दिलचस्प प्रश्न है, कि जिसके घर में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिससे वो जीवन यापन कर सके, अपने परिवार को चला सके। और परिवार बिखरा हुआ है, पिता का साया उठ चुका है, माँ सौतेली है और बाकी भाई बहन भी हैं। और ऐसे में परिवार को कैसे चलाया जाए, उसके सामने संकट है। लेकिन संकट उससे भी बड़ा उसके सामने ये है कि वो पढ़ना चाहता है। अब किताबें हैं, वो निःशुल्क तो मिलेंगी नहीं, और किताबों के लिए पैसे चाहिए। तो उसने एक ही तरीका इसका निकाला कि मैं किसी किताब की दुकान पर, किसी बुक शॉप पे नौकरी कर लूं, और बुक शॉप की नौकरी जैसे भी मिले, चाहे सफाई की मिले, मुझे वहीं पर रहने का मौका मिल जाए, ताकि मैं इसी बहाने से कुछ 4 पुस्तकें पढ़ लूँ। और ये मौका मिल गया। पहले वेतन 10 रुपये था, और 10 रुपये में से लेखक ने स्वयं स्वीकार किया है अपने एक संस्मरण ने कि जब एक दिन छुट्टी हो जाती या आधा दिन कभी अवकाश लेना पड़ता, या बीमार हो जाता, खांसी जुकाम हो जाता, तो वो तनख्वाह में पैसे कट जाते थे। तो औसतन मुझे 9 रुपये से ज़्यादा कभी नहीं मिले प्रति माह। लेकिन 9 रुपये भी मेरे लिए काफ़ी होते थे, इसलिए कि मेरा शौक़ पूरा हो रहा था। मैं समझता था कि तनख्वाह अगर 20 रुपये भी होती तो 20 रुपये में अगर 11 रुपये मुझे किताबों पर खर्च करने होते तो बात तो वहीं आ जाती। और मित्रों, इसी तरह की आप कुछ एक और प्रश्न हैं जो इसी लेखक के साथ जुड़े हुए हैं। कौन सा ऐसा लेखक आपकी नज़रों में है जो पढ़ाई में बेहद कमज़ोर था, इतना कमज़ोर कि प्राप्त अंक जो थे वो बिल्कुल गुजारे लायक होते थे, और उसे किसी अच्छे स्कूल में प्रवेश के योग्य नहीं समझा जाता था, क्योंकि उसके जो पिछला रिकॉर्ड है वो ज़्यादा धूमिल है, वो उसमें कोई अचीवमेंट, कोई उपलब्धि उसके खाते में दर्ज नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवाल इस लेखक के बारे में जिसका चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। और एक और आपको दिलचस्प बात बताता हूँ कि इसको सिनेमा में, चित्रपट की दुनिया में इसे स्क्रिप्ट लिखने का, संवाद लेखन का एक सिर्फ अवसर मिला। इसकी जो कथा थी जो इसने तैयार की वो स्वीकार कर ली गई, शूटिंग शुरू हो गई। लेकिन उससे पहले जो सेंसर बोर्ड से पूर्व स्वीकृति ली जानी होती है, अग्रिम स्वीकृति, उसके लिए जब भेजा गया तो सेंसर बोर्ड ने उसको बिल्कुल मनाही कर दी। अधिकारियों का एक ही तर्क था कि ये जो इसका कथानक है ये सिर्फ यथार्थ नहीं है, ये अति यथार्थ है। और अति यथार्थ वस्तुओं को, सामग्री को हम लोग फिल्मों में प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं देंगे। और इसी अब आधार पर उसका ये भी एक प्रकार से दरवाज़ा बंद हो गया, और दरवाज़ा उसने स्वयं भी बंद कर लिया कि बजाय इसके कि मैं समझौते करूं ज़्यादा, बजाय इसके कि मैं आगे से भविष्य में इसे एक चेतावनी के रूप में लूँ, बेहतर यह है कि ये दरवाज़ा बंद कर दें। और उसने बंद कर दिया। और मित्रों, कौन सा ऐसा लेखक है, एक सवाल आपसे और, कि जिसकी एक पुस्तक छपी
अंग्रेज़ सरकार को उसमें बड़ी आपत्तिजनक बातें लगी, मानो उस पुस्तक के प्रसारण से एक नई क्रांति, नए विद्रोह की भावना पैदा हो जाएगी। और उस पुस्तक पर केवल प्रतिबंध नहीं लगाया गया, बल्कि उस पुस्तक की जहाँ कहीं जितनी प्रतियां मिली उन सब को एकत्र करके चौक चौराहे के बीच में अंग्रेज़ सरकार के अधिकारियों ने जला दिया, ताकि भविष्य में ना तो कोई लेखक ऐसा लिखे और ना ही कोई प्रकाशक ऐसा प्रकाशन करे, कि उन दिनों प्रकाशन भी कोई सस्ता मामला नहीं होता था। बहरहाल पुस्तक जला दी गई और पुस्तक पाबंदी जो है वो अलग से लगा दी गई। और मित्रों, बहुत सारे सवाल हो गए हैं। अब मूल बात पे आए कि वो लेखक कौन था। आप हैरान होंगे कि वो लेखक मुंशी प्रेमचंद थे, जिनकी जयंती का ये जुलाई माह जो है ये सामने चल रहा है। तो ऐसे लेखक के बारे में मित्रों कितना कुछ आप बात करेंगे, कितनी का आप उस बारे में अध्ययन कर लेंगे। मुझे हैरानगी होती है कि कोई भी सृजनशील व्यक्ति, कोई भी लेखक, कोई भी कलम का सिपाही अपनी ज़िंदगी की विषम परिस्थितियों से जूझते हुए साथ साथ हिंदी साहित्य को और उर्दू साहित्य को 300 से ज़्यादा कहानियाँ, 11 पूर्ण उपन्यास, एक अधूरा उपन्यास, और इसके अलावा आप अंदाज़ा लगाइए कि निबंधों की कोई गिनती ही नहीं, संख्या कितने निबंध उन्होंने लिखे। संस्मरणों की कोई संख्या जो है वो ज्ञात नहीं है। संस्मरण अलग अलग पत्रिकाओं में छपते रहे, बाद में संकलन के रूप में भी आए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके द्वारा लिखे गए साहित्यकारों के नाम पत्र जो थे वो तत्कालीन समकालीन ज़िंदगी का एक आईना थे, और वो अपने आप में एक साहित्य की एक दुर्लभ एक प्रकार से उपलब्धि बन गए। उनके माध्यम से तत्कालीन समाज को, उस काल के साहित्य को, उस काल की कलम की साधना को देखना हो तो बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। और ऐसी शख्सियत को मित्रों बार बार याद कर लेना चाहिए। आज भी जब चर्चा चलती है कहानियों की तो उनकी बड़े भाई साहब, कफन और ऐसी कहानियाँ जो हैं, और नमक का दारोगा, ये तीनों कहानियाँ प्राय कोट होती हैं, प्राय उनके उदाहरण दिए जाते हैं। आज भी लोग, जब नेता लोग भी मंचों पर भाषण देते हैं तो कहते हैं कि होरी की किस्मत अब तक नहीं बदली, धनिया बेचारी अब भी स्थिति में नहीं है कि वो दान करा सके। और ये मानकर चलिए कि सारी चीज़ें, उपलब्धियां किसी एक व्यक्ति के खाते में दर्ज हों आसानी से, ये ऐसा नहीं होता। और शायद इसीलिए उन्हें उपन्यास सम्राट किसी ने कहा, किसी ने कलम का सिपाही कहा, किसी ने उनको बहुत व्यापक स्वरूप में देखने का प्रयास किया। तो मित्रों, ये महीना उन्हीं को समर्पित है, और आपके जो संस्थान की जो पत्रिका है वो भी इस महीने में हम कुछ नई सामग्री लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। और वो सारी सामग्री कहानी लेखन और मुंशी प्रेमचंद और इन बातों से जुड़ी हुई है। यद्यपि अपने आप में मुंशी प्रेमचंद का जीवन और उनका कृतित्व एक ऐसा व्यापक विषय है कि उसको किसी भी छोटी मोटी पत्रिका या उसके किसी एक एपिसोड में या एक अंक में समेट पाना असंभव है। मित्रों, चलिए आज बातें हो गई, थोड़ा सा मुंशी जी के बारे में आरंभिक जानकारियां हमने चर्चा में कर ली। लेकिन किताबों की दुनिया है, और किताबों की दुनिया मित्रों कई बार बड़ी दिलचस्प घटनाएं होती हैं, बेशक वो भारतीय उपमहाद्वीप के परिवेश में हों, लेकिन बड़ी दिलचस्प घटनाएं इसलिए मानी जानी चाहिए कि अभी हाल ही में पाकिस्तान में इन दिनों में, हमारे पड़ोस में पाकिस्तान में इन दिनों में एक उपन्यास जो है बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है, और उपन्यास के लेखक हैं मोहम्मद हनीफ़। मोहम्मद हनीफ़ के पहले भी बहुत चर्चित उपन्यास आए हैं, लेकिन ये उपन्यास बिल्कुल लीक से हटके है। ये पृष्ठभूमि इसकी आतंकवादी संगठनों की कार्यशैली पर आधारित है, इसलिए बड़ा दिलचस्पी का मरकज़ बना हुआ है, केंद्र बना हुआ है। अब मोहम्मद हनीफ़ की त्रासदी ये रही कि उन्होंने जब मूल रूप से अंग्रेज़ी में लिखा तो उपन्यास ना तो अंग्रेज़ी में यहाँ छप पाया और ना ही उसके बाद उसका अनुवाद छप पाया। अंग्रेज़ी में छापा तो एक भारतीय प्रकाशक ने छापा। भारतीय प्रकाशक ने इस बात का ज़िम्मा लिया कि इसको मैं न केवल प्रकाशित करूँगा, बल्कि इसका मैं जो प्रचार है वो भी अद्भुत ढंग से करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि इसके अपना देश है वहाँ ज़रूर, जिसके नाम ये मुखातिब है, जिसके परिवेश पर आधारित है सारा का सारा उपन्यास, वहाँ ज़रूर ये जाए।
और ये रैंडम हाउस एक बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान है, उसने प्रकाशित किया अंग्रेज़ी में, और उसके बाद उसका उर्दू संस्करण भी छापा गया, इसलिए कि उसके अपने देश के लोग कम से कम उसकी जो मूल जो कृति है उसके संदेश से रूबरू हो सकें, वाकिफ़ हो सकें, और उसका नाम रखा गया सुर्ख परिंदे। मित्रों, कथानक बहुत लंबा चौड़ा है, सारे कथानक पे बात करेंगे तो मुश्किल आ जाएगी, लेकिन अब यह है कि हनीफ़ के दोस्तों को चिंता है इस बात की, और उसके समर्थकों को और उसके प्रशंसकों को और उसके पाठकों को चिंता है कि आने वाले वक्त में कोई भी गुप्तचर एजेंसी इस लेखक को उठा के ले जाएगी, या इसका कोई संगठन जो है आतंकवादी वो अपहरण भी कर सकते हैं, और उसके बाद क्या होगा इसके साथ, ये सोचकर भी डर लगता है कि, क्योंकि अक्सर ये हुआ है, प्राय ये हुआ है कि जो स्वतंत्र वैचारिक लेखन है उसकी परिणति उस देश में, हमारे पड़ोसी देश में कभी अच्छी नहीं रही। और उसमें एक किरदार बड़ा अजीब सा इसमें पेश किया गया है। उसने ये नावल में उसके एक पात्र है, एक मेजर एली। मैं आपको सिर्फ संकेतात्मक रूप से एक ही घटना का जिक्र कर रहा हूँ। मेजर एली का एक किस्सा है कि मेजर एली को विशेष रूप से उसे एक ऐसी जगह बम गिराने का निर्देश दिया गया है, काम दिया गया है, जिस जगह पर उसे ये बताया गया कि उस जगह पर आतंकवादी गुटों के ठिकाने हैं और उन्हें तबाह करना है, इसलिए वहाँ जाकर तुम बम गिराओ और तुम्हारा जो भी कार्य होगा उसके लिए जो भी पारिश्रमिक होगा हम लोग देंगे। लेकिन अब वहाँ जब वो पहुँचता है एली अपने विमान के साथ, तो उस वक्त जो घटना घटती है उसमें पूरा का पूरा इस कथानक का जो मर्मांतक जो विषय है, केंद्रीभूत विषय है, वो उभर कर आता है। उसको पता चलता है कि जिस जगह वो बम गिरा रहा है या गिराने जा रहा है उस जगह तो नागरिक आबादी है और छोटे लोग बसते हैं। फिर उसके दिमाग में एकदम वैचारिक बात कौन जाती है कि ये तो वो स्थान है जिसे केवल खाली कराने के लिए कुछ आतंकवादी गुटों ने कुछ अवैध संस्थानों के साथ मिलकर ये साजिश रही है और मुझसे ये पाप करवाया जा रहा है। और इस प्रकार से ये उस सुर्ख परिंदे के नाम से उपन्यास जब ये आता है, मैं पूरी कहानी इसलिए बयान नहीं कर रहा कि आपकी दिलचस्पी कम हो सकती है बाद में, कभी मौका मिले तो आजकल नेट पे चीज़ें उपलब्ध हैं, इसका अंग्रेज़ी संस्करण पढ़ लीजिए और हो सकता है कि आने वाले वक्त में कोई हिंदी भाषा में भी इसका संस्करण अनुवाद आ जाए। बहरहाल मुद्दा ये है कि लेखन, सृजन, उसमें संवेदनशीलता आज भी कायम है और इसके माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा सकती हैं उस देश में जिस देश में आतंकवाद के ख़िलाफ़ या आतंकवादी संगठनों के ख़िलाफ़ कोई भी आवाज़ उठाने का मतलब यह है मौत को दावत देना। उस देश में ऐसी सृजनशील प्रक्रिया का पल्लवित होना, उसका आगे बढ़ना, ये बहुत बड़ी बात है। और मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ साथ मैं आपको जाते जाते ये बता दूं कि आपकी अकेडमी, आपकी हरियाणा साहित्य अकादमी बहुत सारे नए कार्यक्रम भी आयोजित करने जा रही है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे मौसम छट रहा है, जैसे जैसे महामारी की चंगुल से हम बाहर आ रहे हैं, हम प्रकाशन को एक तेज़ धार देने का प्रयास करेंगे। और पुरस्कारों की दुनिया में हमने अपने अध्यक्ष की अनुमति से 16 नए पुरस्कारों का निर्णय लिया है। ये 16 के 16 पुरस्कार हमारे अध्यक्ष का, ये विशेष रूप से उनकी रुचि थी इस बात में कि युवाओं को आगे लाओ। लेखन तब तक जिंदा है जब तक अगली पीढ़ियां उसको स्वीकार करती हैं, जब तक कलम उनके हाथ में ना हो, उनके हाथ में माउस ना हो या उनके हाथ में कंप्यूटर नहीं आप देंगे और वो कैसे टाइप करके या कैसे लिख कर वो अपनी रचनाओं को दे पाएंगे। और अगर वैचारिक अभिव्यक्ति का आधार नहीं मिला तो ये पीढ़ियां अल्टीमेटली अंततः गोतवा ये पीढ़ियां हिंसा पर या उतारू होंगी या संतोष बढ़ेगा या फ्रस्ट्रेशन, कुंठाएं बढ़ेंगी। इसलिए बेहतर यह है कि इनको प्रोत्साहित करो, इनको प्रोत्साहन दो, लिखने की दुनिया में लगाओ ताकि ये अपने मन, अपने विचारों को, अपने भावों को, अपनी संवेदनशीलता को समकालीन समाज के साथ जोड़ सकें। और इसी लक्ष्य के लिए 16 युवा पुरस्कार जो हैं ये हरियाणवी और हिंदी दोनों भाषाओं में होंगे। और इन 16 युवा पुरस्कारों के अलावा एक लोक साहित्य और संस्कृति के प्रति अपनी श्रद्धा और अपना स्नेह दिखाते हुए हमारे अध्यक्ष ने एक और निर्णय लिया है और वो है कवि दयाचंद मायना सम्मान।
और ये सम्मान जो है विशुद्ध रूप से लोक साहित्य और लोक संस्कृति में लेखन कार्य करने वालों को समर्पित रहेगा और इसकी राशि जो है वो 2 लाख रुपए रखी गई है। और धीरे धीरे ये पुरस्कारों की जो श्रृंखला है, ये जो भी हाथ में कलम थामता है उन सब के लिए रास्ते नए खोलती है, नए द्वार खोलती है। धन्यवाद मित्रों, आज इतना ही। फिर उसके बाद अगले चरण में फिर आपसे कुछ नए विषयों को लेकर मैं संबोधित होऊंगा आप सबसे, और अपनी राय जो है वो देते रहिए। और उसके बाद अच्छा लगेगा कि आपसे जितनी गुफ्तगू हो जाए, जितनी बातचीत हो जाए, संवाद हो जाए, वो एक उपलब्धि होगी इस संस्थान की। धन्यवाद।